गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपकी एनसीईआरटी के लिए जो है वो एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको हम पढ़ना शुरू अब कर चुके हैं। मतलब उसका बेसिक हमने शुरू कर लिया है। जैसे उसका बेसिक खत्म होता है वैसे उसके हम क्वेश्चन भी शुरू कर लेंगे। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए अच्छे से इसको सीखिएगा। जो भी यहाँ पे हम करेंगे, डाउट होगा तो आपने मुझसे खुद पूछ लेना है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग होता है ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो। फिर वो किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो चारों बराबर हो, चारों में से 2 बराबर हो, चारों में से कोई भी बराबर ना हो, या फिर कोई 2 बराबर, कोई 2 बराबर ना हो, ठीक है? किसी भी टाइप के हो तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल ही कहेंगे। उसी टाइप से हमने जो है वो क्वाड्रिलेटरल को कुछ पार्ट्स में, कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप था ट्रेपेजियम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ट्रेपेजियम कैसा होता था? ट्रेपेजियम में जो है वो ऐसी जो एक पेयर होगा ऑपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होगा, और जो दूसरा पेयर होगा ऑपोजिट साइड्स का, वो नॉन पैरेलल होगा। इसी ऐसी शेप को हम ट्रेपेजियम का नाम देते थे। इसकी क्वालिटीज क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। और बात करें अगर हम नेक्स्ट, तो वो था काइट। काइट के बारे में हमने पढ़ा था कि काइट कैसी होती है। तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होंगी, दो ऊपर वाली, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, और जो एडजेसेंट साइड्स होंगी नीचे वाली, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। जो आप काइट असलियत में उड़ाते हैं उसकी शेप भी ऐसी होती है। इसके पास भी 4 ही साइड्स होती हैं, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। काइट और ट्रेपेजियम पढ़ लिया था। और बात करें, अब हम पढ़ रहे थे पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम भी क्या है? पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है और कुछ नहीं है, उसी का एक टाइप है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में फिर से। वैसे हम पढ़ चुके हैं इसको भी, लेकिन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इसके हम सारे के सारे जो इसकी क्वालिटीज थी उसको एक साथ लाते हैं और वहीं से इसको समझते हैं फटाफट से। ठीक है, तो मैंने कहा था कि आप इनको साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना, क्योंकि ये जरूरी है। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना? अगर किसी को याद है तो। यस मैम। ठीक है, तो उसको रिवाइज करते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहली और जरूरी चीज की जो आपका पैरेललोग्राम होता है, इसके नाम में ही वर्ड है पैरेलल। तो यहां से आप समझ जाइएगा कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं, ठीक है? हमें दिख भी रहा है यहाँ पे जो है वो 4 लाइंस हैं, 4 में से 2-2 के जोड़े बने हैं, 2-2 के पेयर्स बने हैं। किसके? ऑपोजिट साइड्स के। डीसी जो है वो एबी के ऑपोजिट है, और जो आपकी साइड एडी है वो सीडी के ऑपोजिट, सीबी के ऑपोजिट है। तो ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम में पहली क्वालिटी ये होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। नंबर 2, ये ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात करें अगर हम साइड्स के बारे में, और साइड्स में कैसी? ऑपोजिट साइड्स के बारे में, तो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, और ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं, ठीक है? तो ये था साइड्स की बात। बात करें अगर हम इसमें एंगल्स की, तो ये कहते हैं कि 4 एंगल बनेंगे पैरेललोग्राम में। और इनकी क्या खासियत होगी, इनमें क्या स्पेशल चीज होगी? तो स्पेशल यही होता है कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं ये नहीं पता, उसको हमें खुद से फाइंड करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये दिख रहा हो कि एंगल डी यहाँ पर है, एंगल बी यहाँ पर है, तो आप ये कह सकते हैं कि डी और बी का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा। अगर मैं ये कहूँ कि जो एंगल डी है वो 60 डिग्रीज का है, तो आप कहेंगे एंगल बी भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वैसी बात करें तो दूसरा सेट जो है ऑपोजिट एंगल्स का वो है ए और सी, कि ए और सी जो है वो ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इनके बीच में भी क्या रिलेशन होगा? एंगल ए भी एंगल सी के बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है? अब हमने एंगल्स की बात भी कर ली है। फिर देखें ऑपोजिट एंगल्स की। अभी जो हमने बात की वो किसकी बात की? वो हमने ऑपोजिट एंगल्स की बात की, उल्टे जो एंगल्स बन रहे थे उसकी हमने बात की। अब बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अगर हम बात कर रहे थे लाइंस एंगल्स की, लाइंस एंड एंगल्स की, तो उसके लिए एडजेसेंट एंगल होता था एक कॉमन, ऐसी मतलब एक लाइन हो, ठीक है? एक लाइन पे अगर ऐसे 2 एंगल्स बन रहे हो,
ठीक है, और उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो, एक साइड भी कॉमन हो, और जो नॉन कॉमन साइड है वो इसके आजू बाजू में हो, इधर उधर हो, तो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते थे। कब? जब हम लाइंस और एंगल्स पढ़ रहे थे। पर यहाँ पे बात हम कर रहे हैं किसकी? एक पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? तो जो एंगल डी है, एंगल डी के साथ कौन सा एंगल है जो सेम लाइन को शेयर कर रहा है, सेम साइड को शेयर कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये एक साइड है, इसका नाम है डीसी, और इस डीसी साइड को एंगल डी ने यूज किया खुद को बनाने के लिए। हम देख पा रहे हैं जो एंगल है वो डीसी को टच कर रहा है। तो और कौन सा ऐसा एंगल है जो इस डीसी लाइन की हेल्प से फॉर्म हो रहा है, उसका नाम मुझे बताइए। मैम एंगल सी। एंगल सी, ठीक है। तो हम कहेंगे एंगल डी के एडजेसेंट एंगल सी है, और एक और एंगल है जो एंगल डी के ही एडजेसेंट है, उसका नाम बताएं। एंगल ए। एंगल, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइन है जिसका नाम एडी है, उसको यूज कर रहा है एंगल डी खुद को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर इससे भी टच हो रहा है, इसकी मदद से भी ये बन रहा है। और एंगल ए देखे तो एंगल ए ने भी एडी लाइन को जो है वो टच किया है। इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊं तो शॉर्टकट ये है, किसी भी एंगल के अगर आपको ऑपोजिट एंगल पहचान में आ गया, ठीक है, अब हमें पता है एंगल डी के ऑपोजिट एंगल बी है, तो एंगल बी के अलावा जो एंगल्स बच रहे हैं वो इस एंगल के एडजेसेंट होंगे। जो एंगल एंगल डी के ऑपोजिट नहीं है वो दोनों एंगल इसके क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट हो जाएंगे। ऑपोजिट एंगल के लिए रूल ये था, रिलेशन ये था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए रूल ये है कि इनका सम 180 होता है। क्यों होता है ये भी हमने पिछली क्लास में वैसे डिस्कस कर लिया, पर इस बार कर रहे हैं तो इसको फिर से समझ लेते हैं। पहली चीज हमें ये पता है पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है, तो मैंने कहा कि जो मेरी एडी साइड है वो सीबी के पैरेलल है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि हमने अभी अभी पिछले चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस और उनको जो है वो कोई ट्रांसवर्सल काट रही हो, क्रॉस कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसकी हेल्प से कुछ एंगल्स बनते हैं। फिर मैंने देखा कि एंगल ए और बी पहली चीज एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ए और बी में तो एक और रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि एक तो दोनों ही एंगल इंटीरियर हैं और ये दोनों ही एंगल ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ को, या यूं कहें कि ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। पहली चीज ये इंटीरियर है, दूसरे किस तरह के? तो ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो जो इंटीरियर एंगल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम तरफ को होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। इस लॉजिक से कहा गया है कि आपके जो एडजेसेंट एंगल होंगे किसी भी पैरेललोग्राम के वो हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, हमेशा जो है वो उनका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा एंगल बी जो है वो 90 डिग्रीज का है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो कितना है? इन दोनों का सम 180 है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो अब बताइए और कौन कौन से एंगल हैं जो 90 होंगे? मैम एंगल सी एंड एंगल डी। क्यों, क्या कारण है इसका? रीजन बताएं। क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एक तो आप कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल, और दूसरा क्योंकि जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है और एंगल सी एंगल ए के कैसा है? मैम अपोजिट। ऑपोजिट। तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप किसी भी उससे किसी भी रूल से अपने एंगल्स को भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक प्रॉपर्टी रह गई जो है इसके डायगोनल्स के बारे में, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को टू इक्वल हाफ में वो कट करते हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अभी के अभी आप मुझसे बच्चों फिर से पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो।
चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर हमने सीखा था कि पैरेललोग्राम जो एक फिगर है, एक शेप है, उसके जो क्या है, जो एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, उसके आगे को और टाइप्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। पहला काइंड उसमें से आपका रेक्टेंगल है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा रोम्बस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इनके बारे में भी एक एक करके जानेंगे कि ऐसा क्या है इनमें कि इनको हमने पैरेललोग्राम की कैटेगरी में डाला। अब देखो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के आगे को दो टुकड़े हुए, एक बने पैरेललोग्राम, एक बना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ओनली वन साइड, जो वन सेट था ऑपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होता था, दूसरा वाला सेट पैरेलल नहीं होता था। ठीक है, पर पैरेललोग्राम में दोनों जो लाइन के पेयर बने, ऑपोजिट साइड्स के पेयर बने, वो दोनों के दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट पैरेलल आ रहे थे। ठीक है, तो एक बना पैरेललोग्राम, एक बना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के फर्दर कोई टाइप्स नहीं थे, लेकिन पैरेललोग्राम के फर्दर 3 टाइप्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल क्या है देखते हैं एक बार। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज एवरी एंगल इज अ राइट एंगल। सबसे पहली चीज इन्होंने यहाँ पे क्या क्लियर कर दी कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही है, पर कैसा पैरेललोग्राम, तो जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के होंगे। ठीक है, लेकिन जब हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे, तो क्या आपको कहीं पे ऐसा दिखा जहां पे आपको एंगल की मेजरमेंट दी हो? आपको बस इतना दिया था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, जिसके सारे के सारे एंगल्स हमें बता दिए गए हैं पहले से ही, कितने कितने डिग्रीज के होंगे, 90 डिग्रीज के होंगे। जबकि बात करें एक सिंपल से बस एक पैरेललोग्राम की, तो उसके सारे के सारे एंगल राइट एंगल नहीं होते, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जिसको भी ये पॉइंट समझ आ गया, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस समझ आ गया, वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो पूछ लो। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको जहां पे आपने प्रॉपर्टीज लिखी हैं उस नोटबुक को अपने साथ में रखो और ये प्रॉपर्टी भी लिखो। रेक्टेंगल हेडिंग डालो और लिखो फटाफट से कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। किस टाइप का, तो उस टाइप का जिसका एवरी सिंगल एंगल इज अ राइट एंगल, जिसका हर एक एंगल कैसा है, राइट एंगल है। ठीक है, तो अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो उसके बाद फिर से अपने बच्चों वाई टाइप करना। मैम क्या आप 2 मिनट रुकेंगे? मैम हाँ, आप नोट कर रहे हैं अभी इसलिए, या कुछ और, मतलब कुछ और बात है? मैम नोट मैम हो गया। प्लीज एक चाहिए, मैं नोट कर रही हूँ। मैम ठीक 1 है, सेकंड ठीक है। प्लीज। हाँ बेटा ठीक है, जब हो जाएगा तो खुद बता दीजिएगा। ठीक है, मैम डन। ओके बेटा। और कोई है जो भी लिख रहे हैं तो आप बच्चों माइक ऑन करके बता यस सकते मैम, हो। नहीं। ठीक है, ठीक है, जब हो जाएगा तो आप खुद बता दीजिएगा। ओके, और इसके लिए मैंने सभी को कहा है कि अलग से एक नोटबुक शुरू कर दो। 6 चैप्टर भी आपको उसी में करना था और ये वाला चैप्टर भी आपको उसी में करना है, क्योंकि ये फिर उस कॉपी को गुम मत करना। 17 फेब के बाद या जब भी यहाँ से क्लासेस ऑफ होती हैं उसके बाद वही नोटबुक आपके काम आएगी इन चीजों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, मैम डन। ओके बेटा। और कोई है जो नोट कर रहे हैं तो माइक ऑन करके बता दीजिए, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो पहली चीज, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हमने सीख लिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अ रेक्टेंगल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि हमने अभी कहा कि रेक्टेंगल किसका किसका टाइप है, एक पैरेललोग्राम का टाइप है, तो इट मींस जो जो क्वालिटीज आपने पीछे पैरेललोग्राम के बारे में लिखी वो सब कुछ रेक्टेंगल के पास भी होगा। जैसे कि रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, साथ में इक्वल होंगी, जो कि होता है, जो कि हमें पता है, लेंथ लेंथ के बराबर, ब्रेड्थ ब्रेथ के बराबर रेक्टेंगल में होती ही है। ठीक है, दूसरी क्वालिटी की बात करें तो जो आपकी ऑपोजिट साइड, देखो आपकी डीसी जो है वो AB के बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी, और AD जो है वो CB के बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी। ये क्वालिटी किसकी है, पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल में क्यों आई, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। दूसरी क्वालिटी पैरेललोग्राम में ये थी कि इसके जो एंगल्स होते हैं,
ठीक है, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बताइए क्या रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल्स भी आपको इक्वल नजर आ रहे हैं? यस Yes, मैम। ma'am. क्योंकि Yes, ma'am. क्योंकि ये दोनों क्या है, देखो ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें है कि इसके जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, ऑपोजिट एंगल्स कैसे हैं, वो इक्वल है। एडजेसेंट एंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे कि ए के एडजेसेंट डी भी है और बी भी है, तो क्या एडजेसेंट एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं? Yes, ma'am. ये यस मैम। अगर ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ए के एडजेसेंट देखो बी भी है, ए के एडजेसेंट डी भी है, तो ए में बी को जोड़ोगे तो भी तो 180 आएगा, ए में डी को जोड़ोगे तो भी तो 180 आएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों ही 90 डिग्रीज के हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें आ गई। फिर एक और प्रॉपर्टी थी, वो थी आपके इसके बारे में, डायगोनल के बारे में, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप करें, डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें एक खासियत, एक अलग चीज निकली कि इसके हर एक एंगल की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि 90 डिग्रीज की है, बस इतना इसमें फर्क है। ठीक है, उसके बाद बात करें एवरी एंगल, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद बात करें तो इन अ रेक्टेंगल बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, ये बात कर रहे हैं किसकी, रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, जबकि पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ कहा तो नहीं था, पर शायद हो सकता हो उसमें भी, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो इसके डायगोनल्स हैं, मतलब जो AC है वो BD के इक्वल होगा, किसके केस में, तो रेक्टेंगल के केस में। तो इसको भी लिख लीजिए फटाफट से। मैम हाँ ठीक है, इसको लिख लीजिए। किसी का माइक ऑन बेटा, माइक ऑफ कर लीजिए। मैम एक बार डायगोनल वाला रिपीट कर दीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, बोथ जो इसके डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा AC है, मतलब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा AC जो है, ये ब्लैक वाली लाइन वो बराबर है DB के, मतलब रेड वाली लाइन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये इनकी लेंथ सेम होती है। मेजर का मतलब इनकी वैल्यू, ठीक है, इनकी जो लेंथ होगी वो ओके सेम। मैम। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन हाँ वो एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करते हैं, टू इक्वल हाफ में बांटते जरूर हैं, लेकिन उनके जो है वो डायगोनल इक्वल नहीं होते। अगर ऐसा होता तो पीछे लिखा होता, है ना, पीछे उसकी प्रॉपर्टी में लिखा होता, पर नहीं लिखा था, तो इट मींस उसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते। तो अभी बढ़े आगे, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो। यस मैम। मैं स्क्रीनशॉट कर लेती हूँ, मेरे को लिखना है। ठीक है, ठीक है, शायद इसके आगे, चलो ये था। मैम डन। ओके बेटा, तो बस ये था इसके बारे में। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो बस इतना डिफरेंस है कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल के सभी एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री के होंगे, पैरेललोग्राम के हमें एंगल नहीं पता कितने डिग्री के हैं। बस इतना पता है कि ऑपोजिट हुए तो इक्वल होंगे, ऑपोजिट नहीं हुए तो एडजेसेंट हुए तो उनका सम 180 होगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसके सारे एंगल 90 के हैं। फिर दूसरा डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो अब मुझे आप बताएं कि क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? यस मैम। Yes, ma'am. क्यों, कैसे आप कह सकते हो? मैम क्योंकि ये Ma'am, ये पैरेललोग्राम है। इक्वल है ना, इसीलिए, और ये पैरेललोग्राम भी है हाँ, लेकिन इसीलिए। ये रीजन है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे। तो इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए कि ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये भी बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर की, कि स्क्वायर में क्या क्या होता है। तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हुज एवरी एंगल इज अ राइट एंगल एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर भी रेक्टेंगल की तरह ही निकला एंगल के केस में, कि स्क्वायर के भी सारे के सारे जो एंगल्स थे वो 90 डिग्री के थे और रेक्टेंगल के भी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, कैसा, जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, और प्लस इसमें एक और चीज आ गई कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स
पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, क्योंकि सारी की सारी साइड्स इसकी इक्वल आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि ऑपोजिट साइड भी तो इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं था। रेक्टेंगल में क्या हुआ, रेक्टेंगल में एंगल 90 90 आ गए, ठीक था। लेकिन स्क्वायर में क्या हुआ, तो स्क्वायर में साइड्स भी सारी इक्वल आ गई, एंगल भी 90 के और साइड सारी सारी इक्वल। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछ लीजिए। थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस आता जाता है, इसलिए इनके नाम जो है वो अलग अलग करके लिखे गए हैं। है तो सभी पैरेललोग्राम, ठीक है, सभी टाइप किसके हैं, टाइप सभी पैरेललोग्राम के हैं, पर फिर भी इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये है स्क्वायर आपका, जिसमें ए बी सी डी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, और ए बी बी सी सी डी ए डी ये सारी की सारी लाइंस एक दूसरे के इक्वल हैं, और ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल भी हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद बस यही था इसमें, क्योंकि सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर अ स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, कि आपका जो ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी के, और जो बी सी है वो पैरेलल होगा ए डी के, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इक्वल तो होंगी होंगी क्योंकि स्क्वायर है। ऑल साइड्स इन स्क्वायर आर ऑफ इक्वल मेजर, ये भी हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर के बारे में। ऑल एंगल्स, ये भी हमने पढ़ लिया, राइट एंगल होंगे। अब बात करें तो डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसमें आ गई इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये वो चीज है जो स्क्वायर को पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल से अलग करती है। क्या है ये, चल पहले इसको नोट कर लीजिए, कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो भी इक्वल होंगे, और लेकिन उसमें एक और चीज इसमें ऐड हो गई कि वो क्या करेंगे, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इट मींस जहां पे आपके डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, उस पॉइंट पे जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्रीज के एंगल होंगे, ठीक है। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है ओ का। तो ओ पॉइंट पे यहाँ पे आपको जितने भी एंगल्स नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी 90 डिग्री के हैं। ये भी यहाँ पे 90, ये भी 90, ये भी 90 और मैम ये भी 90 डिग्रीज का। अगर ये पॉइंट, हाँ जी, मैम पर ये तो हाँ रोम्बस जी में बेटा होता है ना। पूछिए। दोनों में होता है, ये स्क्वायर में भी होता है और रोम्बस में भी होता है, ठीक है। नो मैम, मैम ने मैम बताया था मुझे कि ये डाउट, सिर्फ रोम्बस में होता है। किसने बताया था बेटा, मैम ने स्कूल। रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर दोनों सेम है। मतलब रोम्बस और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम है, जैसे आपकी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की थी वैसे रोम्बस और इसकी होती है। तो ये भी है पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए कि स्क्वायर जब बाइसेक्ट, सॉरी हाँ, जब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे, कट करेंगे, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेंगे, ठीक है। मैम हाँ जी, अगर ऑप्शन में रोम्बस और स्क्वायर दोनों हो तो दोनों में, और जिनके साइड्स इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कौन सा ऑप्शन होगा? साइड्स इक्वल कहा आपने। यस मैम, क्योंकि रोम्बस के साइड्स भी इक्वल सी होते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो उस एंगल के बेसिस पे डिफरेंस आता है आपके स्क्वायर में और रोम्बस में, कि जैसे हमने कहा ना कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस और स्क्वायर में ये फर्क है कि उसके जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे हमें नहीं पता कि कितने डिग्री के हैं, ठीक है। मैम अगर क्वेश्चन में सिर्फ साइड और बाइसेक्टर के बारे में लिखा होगा तब दोनों ही ऑप्शन सही होगा ना? मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आया है क्या कभी। यस मैम, कि जिसमें ना साइड्स इक्वल्स होंगे, ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स इक्वल है और एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं? मैम ठीक है, गूगल पे जैसे तो हमने, दोनों ही आंसर बता रहा था, मैम ऑप्शन बी स्क्वायर। एंड सी। अच्छा उसमें ऑप्शन था क्या बी एंड सी। तो मैम था तो नहीं, बट आंसर में एक में रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट था, तो वहां पे लिखा था बी एंड सी, स्क्वायर एंड रोम्बस आर राइट आंसर, वेरियस काइट एंड रेक्टेंगल आर रॉन्ग। हाँ तो वही था, तभी तो मैं कह रही हूँ कि स्क्वायर और इसमें दोनों में होता है, ठीक है। एक मिनट मुझे चेक करने दी एक चीज। अच्छा हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था अभी। चलो ठीक है। हाँ तो अब आपने इसको नोट कर लिया है क्या। यस मैम। यस मैम। ठीक है,
तो स्क्वायर में इसकी क्वालिटीज होती हैं। अभी के लिए इतना देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलो, ये था स्क्वायर के बारे में कि इसके ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें सारी वो क्वालिटीज होंगी जो पैरेललोग्राम में होती हैं। इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी। इसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हुए, सेम जैसे हमारे रेक्टेंगल में हुआ, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हुए और एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हुए, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 90 के हैं, 90 + 90 180 होता है, तो इसलिए यहाँ पर वो वाली प्रॉपर्टी भी काम आ गई। और सबसे अलग और इम्पोर्टेंट चीज कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ तक तो ये हमारे रेक्टेंगल की तरह ही था, है ना, पर इसने एक और चीज अपने में ऐड करी कि जो जब मैं काटूंगे, जब हम एक दूसरे को कट करेंगे डायगोनल्स, तो वो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर के। और +1 एक और चीज, तो ये भी एक दूसरे को, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। चलो भी बढ़ते हैं आगे। सॉरी, रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी क्या है, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और इसमें भी क्या खास बात है, तो इसमें भी खास यही है कि इसकी भी सारी के सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है। जैसे कि स्क्वायर होता है वैसे आपके रोम्बस में भी होगा, चारों के चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये हमने पढ़ लिया। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें भी वो सारी की सारी क्वालिटीज होंगी जो एक पैरेललोग्राम में होती हैं, वही सेम कि इसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इसकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल भी होंगी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट भी इक्वल होंगी। बढ़ते हैं आगे। इन अ रोम्बस ऑल द साइड्स, हाँ आप कुछ कह रहे हैं बेटा। और लास्ट पॉइंट कि इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइन आएगी वो भी बिल्कुल सीधी आएगी, यहाँ से जो लाइन आएगी वो भी बिल्कुल सीधी आएगी, तो इस करके यहाँ पे जो भी एंगल्स बनेंगे वो आपके 90 डिग्रीज के बनेंगे, सेम एज हमारा जो स्क्वायर है उसके, ठीक है। मैम और ये जो आपको यहाँ पे एंगल लिखे गए हैं ये अंदर वाले हैं, AO, हाँ एक मिनट, AOB, BOC, DOC और AOD, ये सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। हाँ अभी बताएं। मैम मैंने अभी गूगल पे सर्च किया ना तो वो रोम्बस ही बता रहा था। उस क्वेश्चन का आंसर नो यस मैम, वो एक ये जो पेपर में है। कि diagonals are perpendicular to each other only for rhombus. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। अभी के लिए आप इसको, क्योंकि स्क्वायर में भी होता है, ये स्लाइड जो बनी है ये पहले से प्रिपेयर्ड है। मैम बट हम स्क्वायर में करते हैं ना, इसमें बुक में क्वेश्चन था कि प्रूफ करो कि स्क्वायर में, और रोम्बस में ऑलरेडी गिवन था। अगर हम स्क्वायर को जब हमने, जैसे देखो वही तो क्वेश्चन है ना कि इसको प्रूव करो कि स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर को हमने प्रूव किया था तो हमने इसको एज गिवन चीज यूज की थी कि ये परपेंडिकुलर है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मैम मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, मैंने भी अभी नेट पे फिर से चेक किया तो यहाँ पर आ रहा है। और वो परपेंडिकुलर भी होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। आपने कहाँ पे और चेक मैम रोम्बस की भी सेम ही प्रॉपर्टी होती है। हाँ मैम हाँ जी, मैम इसके एंगल्स कैसे होते हैं फिर? इसके एंगल जो है वो ये मतलब सारे के सारे 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें भी वो, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन
कितने डिग्री के होंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है। ये रोम्बस की बात है, क्योंकि रोम्बस क्या है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो इट मींस इसके भी ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही होंगे, लेकिन कितने डिग्री के वो हम नहीं कह सकते, ठीक है। और वही बात कि इसके एडजेसेंट एंगल्स भी क्या, सॉरी, इसके एडजेसेंट एंगल्स भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि वही बात, क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी और ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसकी हेल्प से फिर से वही यहाँ पे वो रूल लग जाएगा ट्रांसवर्सल वाला और इंटीरियर एंगल वाला, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ए एंगल बी को ऐड करो तो 180 आएगा, ठीक है। ओके मैम। तो चलो, अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जैसा इसमें होगा आपको डाउट कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, तो स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और परपेंडिकुलर भी होते हैं, रोम्बस में भी ये सेम क्वालिटी होती है। तो फर्क कहाँ आया, फर्क आता है एंगल्स में, कि स्क्वायर का ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री का होगा, लेकिन रोम्बस के केस में हम नहीं कह सकते कि इसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, क्योंकि ऑपोजिट साइड सेम है, सारी की सारी तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है। पर हाँ, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। तो स्क्वायर और रोम्बस में किसका फर्क है, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल से हम शुरू हुए, फिर हमने इसके एलिमेंट्स पढ़े, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमने ट्रेपेजियम पढ़ा, काइट पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, और पैरेललोग्राम के फर्दर हमने 3 टाइप्स पढ़े, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। अब हम करेंगे बात एक और चीज के बारे में जिसका यूज होगा आपके 8th चैप्टर में ही, 8 चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। या हाँ, अभी तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, पर जो आपका मेन कंसेप्ट रहेगा वो ट्रायंगल के बारे में रहेगा, कि इफ एनी टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम शेप एंड साइज देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट हैं उनके पास सेम शेप है और सेम ही साइज है, तो हम कहेंगे वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि ये पेंसिल है, इसके बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के अगर मैं एक पेंसिल ले आऊं तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन कब, जब इसकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, सिर्फ तभी हम ये चीज कह पाएंगे, ठीक है। द रिलेशन ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। जो रिलेशन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्ग्रुएंट होने का, उसको हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, और बाकी इसके एग्जांपल्स अच्छा आप नोट कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये वाली मुझे नहीं लगती, ये तो आपको समझ आ गया कि जो भी चीजें कॉन्ग्रुएंट होगी तो उस रिलेशन को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। ये वाली लाइन नोट कर लीजिए कि इफ एनी टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम शेप एंड साइज, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। मैम नोट हो गया। और मैम कोई है एक जो मिनट। कर रहे हैं? ठीक यस है मैम। ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए। मैम हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके बारे में। ये जो किताबें हैं, ये दोनों बुक्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसका जो शेप है और साइज है वो दोनों की कैसी है, दोनों के बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी दिए हैं कि अगर हम इस टेबल को देखें और इस टेबल को देखें तो इनकी जो शेप है वो डिफरेंट हो गई थी, साइज भले सेम है, साइज मान लो इसका भी उतना है इसका भी उतना है, पर शेप अलग हो गई, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि साइज तो सेम है पर शेप सेम नहीं है। वैसी बात करें चेयर की, तो चेयर में देखिए इनकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल इसी तरह बनी है जिस तरह से हमारी छोटी वाली चेयर बनी है, लेकिन इनका साइज सेम नहीं था, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। If any two figure have the same shape and size, then both the figure are congruent। यहाँ पे बात कर रहे थे हम ऑब्जेक्ट के बारे में कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज और शेप सेम हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं जब फिगर की बात, तो दो फिगर अगर उनके पास सेम शेप आ जाए, सेम साइज आ जाए, तो उन फिगर को भी हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है,
ठीक है। दो ट्राइंगल दिए गए हैं, इस ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और इस ट्राइंगल की भी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर की ही है। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी ये वाली साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर ही है। इस वाले ट्राइंगल की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है और ये वाली जो साइड है ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो इट मींस ये वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्योंकि इनमें कौन सा वाला क्राइटेरिया लग गया, साइड 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 क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बस इतना समझना जरूरी है कि अगर शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। इसको नोट करना वैसे जरूरी नहीं था, पिछले वाले की तरह ही था ये। अच्छा, नोट प्रॉपर्टीज ही करनी थी मेनली, बाकी इसमें मुझे नहीं लगता नोट करना है, बट अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर, ए सी पी आर के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके 8th चैप्टर में। क्योंकि आप जो है कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर लोगे, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना इजी है, पर सीपीसीटी का जो है वो यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। सीपीसीटी का यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या क्या है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वर्टिसेस या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो होते हैं जो हमें लगता है कि जो इसके पास है वही सेम पोजीशन पे इसके पास भी हो, उसको हम कहते हैं एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे कि अगर मैं देखूं वर्टिसेस के बारे में, तो इस ट्राइंगल के पास 3 वर्टेक्स है, 3 वर्टिसेस है, एक यहाँ पर, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। और बात करें पी क्यू आर की, तो इसके पास भी 3 वर्टिसेस है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो पॉइंट ए है वो पॉइंट P के कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो पॉइंट B है वो पॉइंट Q के कॉरेस्पॉन्डिंग है और जो पॉइंट C है वो पॉइंट R के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें ढूंढनी जरूरी है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें नहीं ढूंढ पाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा गलत भी हो सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स किस ट्राइंगल के कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये जो है ये इस ट्राइंगल का भी बेस है और ये भी इस ट्राइंगल का बेस ही है। ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर थी, ये भी 4 थी, तो इसका मतलब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये 3 सेंटीमीटर थी, ये भी 3 है, तो मतलब ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। या फिर देखने से भी हमें लग रहा है कि ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये वाली इसके, और ये तो इसके है ही है, क्योंकि ये दोनों ही एक इस ट्राइंगल के बेसिस है। अब बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में, तो वही सबसे पहले बेस देख लो। बीसी इसका बेस है और क्यू आर जो है वो इसका बेस है, तो हम कहेंगे बीसी क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये वाली साइड मुझे ए बी जो साइड है वो मुझे ए सी से थोड़ी लंबी नजर आ रही है, तो ये वाली साइड जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, क्योंकि पी क्यू भी पी आर से थोड़ी सी लंबी मुझे नजर आ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, और जो आपकी साइड है ए सी वो पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। वर्टिसेस देख ली, साइड्स देख लिए, कौन कौन से किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो कौन सी चीज किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लिया तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे एबीसी नाम का, यहाँ पे पीक्यूआर नाम का। ए बी साइड पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए सी साइड पी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और बी सी जो है वो क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बात कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो दिख रहा है जो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है उसी के एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल ए जो टॉप में बन रहा है वो टॉप के एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल बी जो लेफ्ट में बन रहा है वो लेफ्ट के एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल सी जो राइट में बन रहा है वो राइट के एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। बस इतना इतना था इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के और एंगल्स के बारे में और वर्टिसेस के बारे में। अभी देखते हैं आगे। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया यूज होते हैं। वैसे तो 4 है पर हम 3 ही पढ़ेंगे। पहला है एस 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 क्राइटेरिया, दूसरा है एस ए एस क्राइटेरिया, और तीसरा है ए एस ए, ठीक है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? तो एस का मतलब यहाँ पे साइड है और ए का मतलब यहाँ पे, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? कोई कुछ कह रहे हैं क्या? चलो, तो यहाँ पर मतलब मैम आरएचएस भी तो होता है। हाँ, लेकिन मैंने कहा 4 है पर हम यहाँ पे 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 8 चैप्टर के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें 3 ही काम आएंगे, वो आपके काम नहीं आएगा, ठीक है।
इसलिए तो साइड 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 का मतलब कि दो ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, उन दोनों की आपस में तीनों साइड अगर आप इक्वल प्रूव कर दें तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरिया लग गया। अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और उसमें आपने दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दी और एक एंगल प्रूव कर दिया तो आप कह पाएंगे कि यहाँ पे क्राइटेरिया लग गया एसएएस और ये दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर आप दो एंगल्स जो है वो इक्वल प्रूव कर दें, एक साइड इक्वल प्रूव कर दें, तो यहाँ से आपके जो ये क्राइटेरिया लगता है वो लग जाता है एएसए नाम का और इससे भी आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। याद रखना कभी भी एएए नाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे एसएसएस वैसे कहीं आपको लगे कि एएए भी तो होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बस ये तीन ही होते हैं, बाकी जो हम बात करें आरएचएस की तो वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में फटाफट से। ये दो ट्राइंगल यहाँ पर है, आप देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ट्राइंगल वही है पर उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्यू पॉइंट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो जब तक ए के ऊपर पी नहीं आएगा, सी के ऊपर आर नहीं आएगा, बी के ऊपर क्यू नहीं आएगा, तब तक ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे। तो इन केसेस में ध्यान रखना कि कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। अभी भी पॉइंट ए पॉइंट पी के ही कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो आपकी साइड है ए बी वो अभी भी पी क्यू के ही कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगी। इसकी जो है थोड़ी सी वो बदलने से, डायरेक्शन बदलने से कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है वो नहीं बदलते। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी जो साइड है ए बी वो पी क्यू के इक्वल है, इट मींस साइड इक्वल हो गई एक। दूसरी साइड जो ए सी है वो पी आर के इक्वल है, तो एक और साइड इक्वल प्रूव हो गई। तीसरी साइड है बी सी वो क्यू आर के इक्वल है, तो एक और साइड इक्वल प्रूव हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया लग गया एस 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 और बस हमने यहाँ पे इनको जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ये है इसका पूरा मैम एक बार नोट करना है। इसको वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, इसने आपको वही समझा है कि एसएसएस क्राइटेरिया क्या है। आई थिंक वो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। पर अगर आप नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए कि अगर all the three sides of a triangle are equal to the three sides of any other triangle, then those two triangles are congruent by the condition SSS. मैम डन। ठीक है, मैम डन। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, ए सी पी आर के इक्वल, तो हम कहेंगे जो हमारा ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए ऐसे हमें लगाना पड़ता है साइन, ठीक है, इक्वल टू के ऊपर ऐसे वेव सी बनानी पड़ती है और वो इक्वल हो जाएगा आपके पी क्यू आर के, इक्वल नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके इस ट्राइंगल के। उसके बाद बात करें तो अगला क्राइटेरिया है एस ए एस साइड एंगल। साइड यहाँ पर देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अभी भी ए सी और पी आर है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगी। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगी। जो इसके पास बी इस पोजीशन पे हो, इसके पास बी सी पोजीशन पे हो, वही हमारी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे वैसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइड हमें कॉमन बराबर मिल गई, वो है ए बी और पी क्यू। दूसरी साइड हमें बराबर मिल गई बी सी और क्यू आर, लेकिन तीसरी साइड बराबर है ये हम नहीं कह सकते क्योंकि गिवन नहीं है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ, एंगल यहाँ पे कहा इन्होंने ये भी एक्स डिग्री का, ये भी एक्स डिग्री का, तो इट मींस ये दोनों के दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो दो साइड्स हमारे पास इक्वल आई, एक एंगल हमारे पास इक्वल आया, तो हम कहेंगे एस ए एस जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इसके कारण से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और अगर ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो आप यहाँ पर सीपीसीटी का यूज कर सकते हैं। सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, की अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो जितने भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, जितने भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? मैम एंगल क्यू।
क्यू तो नहीं बेटा, नो एंगल मैम पी सॉरी एंगल पी, ठीक है। और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? मैम एंगल आर। एंगल आर। और जो आपकी साइड ए भी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू। मैम पी क्यू। अच्छा, ए सी के मैम पी आर। पी आर। पी आर, ठीक है। तो क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी हम ये भी अब प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा। भले ही यहाँ पे गिवन नहीं है, पर हम कहेंगे क्यों? क्योंकि हमने कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनका शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल हर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। तो हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और जो साइड AC है वो PR के बराबर है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रूफ वही होता है कि अपने एक ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और एक बार आपने ये चीज कर ली तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के, वो सभी एक दूसरे के इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। यही होता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का फायदा, बेनिफिट, ऐसा हम कह सकते हैं कि एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सीपीसीटी का यूज करके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको भी इक्वल माना जाता है। तो अभी अगर इसको नोट कर लिया है तो वाई टाइप कर दीजिए अगर आप कर रहे हैं तो। ये था हमारा SAS जिसमें आपकी दो साइड्स होंगी और एक एंगल होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और अगला यहाँ पर वही है कि AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, और ABC जो है वो PQR के बराबर है एंगल, इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और क्राइटेरिया लग गया SAS। अब है ASA मतलब एंगल साइड एंगल। तो इसमें हमें कहा कि जो आपकी साइड है BC वो QR के बराबर है, तो यहां से एक साइड निकल के आ गई जिसका नाम है BC और QR। एंगल B जो है वो X डिग्री का है और एंगल Q भी X डिग्री का है। तो X की जगह पे अगर मैं 50 लिखूं तो ये भी 50 का आ जाएगा, ये भी 50 का आ जाएगा, मतलब कि एंगल बराबर हो गए, तो एक एंगल भी बराबर मिल गया। एंगल जो आपका C है वो Y डिग्री का है, Y को अगर मैं लिख दूं 10 तो ये भी आपका 10 ही आ जाएगा, तो इट मींस एक और एंगल बराबर है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लग गया एंगल साइड एंगल। दो एंगल्स इक्वल आ गए, एक साइड इक्वल थी, तो हम कहेंगे कि इस क्राइटेरिया की मदद से ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। एंगल A एंगल P के बराबर होगा, AB PQ के बराबर और AC PR के बराबर बाय यूजिंग CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो बस इसमें यही था। RHS हम नहीं करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ बचता है तो। मैम हाँ जी बेटा। मैम वैसे इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बस हमें इसमें वो फाइंड प्रूफ करना पड़ता है कि AB PQ के इक्वल है, BC इसके इक्वल है बस। किसमें बेटा? और मैम मैम इन दोनों में ये हम कर रहे थे SAS AA। और डिफरेंस ये है कि इसमें दो एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे और उसमें दो साइड्स, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। कि अगर आपको किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल दिख रहे हैं और एक साइड इक्वल दिख रही है तो ठीक है, आप इसमें ये वाला क्राइटेरिया लगा दो। लेकिन अगर आपको दो साइड्स इक्वल दिख रही हैं, एक एंगल इक्वल दिख रहा है, तो ये वाला लग जाएगा। और अगर तीनों की तीनों साइड्स ही इक्वल है तो एंगल देखने की जरूरत ही नहीं, इनको देखो तो इस क्राइटेरिया से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अभी इसमें इतना ही था। तो अभी हमारे पास है 9 मिनट, तो उसमें चलिए थोड़ा सा एक टेस्ट सा कर लेते हैं। टेस्ट तो क्या, पर हाँ थोड़ा सा मतलब वही प्रॉपर्टीज का ही आएगा उसमें। तो अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ बच्चों, अभी नजर आ जाएगी। अभी आपको नजर आ रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम आ रही। एक मिनट। चलिए, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है बहुत से। तो चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट।
मैम स्क्रीन हट गई है। हाँ बेटा बस 1 मिनट। अभी देखिए, हाँ अभी देखिए। यस मैम आ गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल एक 2D फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उसमें 4 ही एंगल्स भी बनते हैं। और जो आपका वर्ड है क्वाड, उसका मतलब है 4, और जो लेटरल है उसका मतलब है सरफेसेस या फिर साइड्स। ठीक है, तो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटर, लुक अराउंड यू, डू यू सी शेप्स इन द रूम। मतलब आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। जो यहाँ पे टाइल्स हमें दिख रही हैं वो भी एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है। जो यहाँ पर आपको ये चीज नजर आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का ही शेप है। और ये भी क्वाड्रिलेटरल की शेप नहीं है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, और कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा बताओ ये कौन सी शेप है तो ये क्वाड्रिलेटरल, पर है कौन सा उसमें। मैम ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि इसके जो साइड है, कौन सी, ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है। ये वाली साइड देखो और ये वाली साइड देखो तो ये दोनों पैरेलल थी, और अगर इन दोनों को देखो तो ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों जो है वो नॉन पैरेलल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, और ये सभी। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कुछ इन्होंने 1 2 3 4 5 तरह के बताए हैं। एक टाइप इसमें मिसिंग है जो कि है काइट का, और ट्रेपेजियम को इन्होंने ट्रेपेजॉइड नाम लेकर के यहाँ पे वो किया है, शो किया है। ठीक है, तो पहला है स्क्वायर, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा ट्रेपेजॉइड, फिर है रोम्बस और पैरेललोग्राम, और फिर काइट। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स होते हैं। अब इन्होंने बताया स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल। की स्क्वायर की जो सारी की सारी साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, और स्क्वायर के जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज के होंगे। फिर बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल भी ऐसा ही कुछ है, इसके भी जो सारे के सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। और लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि इसकी स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस आया, तो ये डिफरेंस आया कि रेक्टेंगल की सारी साइड्स तो इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन सारी की सारी जो है वो इक्वल नहीं होती, लेकिन स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट भी होती है। ठीक है, तो अब आप यहीं से इसी उससे सोच के बताओ, इज अ स्क्वायर अ रेक्टेंगल, कि क्या हम एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल का नाम दे सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी इसको शेयर करने की, है ना, स्लाइड का। हाँ ठीक है, पीडीएफ, ओके। तो ये एक जो स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल, आपने कहा कि हाँ उसको हम कह सकते हैं, तो देखते हैं आगे कह सकते हैं या नहीं। ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, ये एक मैम स्क्वायर है, स्क्रीन स्मॉल एक हो गई। स्क्वायर है। हाँ जी, मैम स्क्रीन स्मॉल हो गई। मैम ये स्क्वायर है। स्मॉल तो नहीं होनी चाहिए थी। स्मॉल मतलब कैसी? मैम जैसे आप दिखाई दे रहे हो वैसे ही। अच्छा, आपने शायद पिन कर दिया। देखो जो नीचे 3 डॉट है जहां पे 22 अदर्स लिखा है उस पे क्लिक कीजिए, और वहां पे आ रहा होगा अवंती फेलोज प्रेजेंटिंग, उसके बीच में पिन बना है। देखो एक माइक है, 3 डॉट है और बीच में वो, उसको पिन कहते हैं। उस पे क्लिक करो तो आपको वापस से स्क्रीन दिख जाएगी। ट्राई करो एक बार। मैम कहाँ पे? जहां पे 22 अदर्स लिखा है वहां पे क्लिक कीजिए, और वहां लिखा होगा अवंती फेलोज प्रेजेंटिंग, से PRE लिखा है, मतलब उसके आगे वहां पे पिन, बीच में जो पिन है उस पे आप अगर क्लिक करें तो वो वापस आ जाएगी। अगर आती है तो बताएं, नहीं तो मैं फिर से शेयर करती हूँ। मैम आपकी आई है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अभी देखिए, यस मैम। ठीक है। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो ये स्क्वायर है, कह रहे हैं रेक्टेंगल कह सकते हो कि नहीं, तो हमने कहा कि हाँ रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों के चारों एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री के हो, और उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, जो कि स्क्वायर में ऑलरेडी होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। पर अगर वही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए कि इज अ रेक्टेंगल अ स्क्वायर, कि क्या आप रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हो? नो मैम। नहीं नो कह मैम। सकते।
ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी साइड्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, देखो स्क्वायर को हमने छेड़ा नहीं, स्क्वायर को हमने स्क्वायर ही रहने दिया था, पर फिर भी हम उसको रेक्टेंगल कह पा रहे थे। लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर बनने के लिए खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो खुद में चेंजेस ना लेके आए। ठीक है, a square can also be called a rectangle because it has four sides and its opposite sides are equal and parallel. लेकिन rectangle को हम square नहीं कह सकते क्योंकि it does not have equal sides. उसके बाद देखते हैं ट्रेपेजियम के बारे में, या ट्रेपेजॉइड इसको कह लो। तो ट्रेपेजॉइड क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइंस का या साइड्स का एक ही पेयर होता है जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, दूसरा पेयर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता, वो नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पैरेलल लाइंस कभी टच नहीं होती, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया है बेसिक सा। ट्रेपेजॉइड हो गया, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वाली साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इज दिस अ ट्रेपेजॉइड? ध्यान से इसको देखिए और अपना आंसर बताइए कि क्या आपको लग Yes, रहा है ma'am. ये एक ट्रेपेजॉइड है। यस मैम, ये ट्रेपेजॉइड है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो बताइए कौन सी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है? मैम A and CD. A B और C D। AB इज पैरेलल टू CD, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है ये वाली साइड इसके पैरेलल है। और कौन सी साइड पैरेलल नहीं है, तो AC जो है वो BD के पैरेलल नहीं है, ये नॉन पैरेलल है। तो एक सेट पैरेलल होता है, दूसरा सेट नॉन पैरेलल होता है, किसमें, ट्रेपेजियम में। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजॉइड कह लो, ट्रेपेजियम कह लो, ये है। अब बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज 4 इक्वल साइड्स, इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसमें ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसमें इतना ही किया है बस कि इसके साइड से रिलेटेड, लेकिन हमने इसकी डिटेल पढ़ ली है पहले ही। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वी हैव सीन आर पैरेललोग्राम? अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने बताना है कि आपको इंफॉर्मेशन दी है कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। तो आप बताइए कि ये जो यहाँ पे आपको शेप नजर आ रही है, क्या ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आएगा? यस मैम। Yes, ma'am. इट इज अ पैरेललोग्राम। और क्या नाम है इसका? Square. स्क्वायर। Ma'am, square. मैम स्क्वायर। नेक्स्ट है ये, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? Yes, यस ma'am. मैम, ये एक क्या नाम रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है। ठीक है, क्या ये एक पैरेललोग्राम है? Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। यस, ये ट्रेपेजियम है, लेकिन No. ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता। इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम क्योंकि ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। ट्रेपेजियम जो है वो अलग ही टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, पर वो पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम अलग अलग है भाई, अलग अलग है। ठीक है, सेम उसमें कभी नहीं आते। उसके बाद एक और शेप अभी आने वाली है, ये क्या ये एक पैरेललोग्राम है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि ये और ये rhombus है है. rhombus है। रोम्बस है। ये देखो, ये है सबसे मेन आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी चीज थी जिसके पास 4 साइड थी और 4 ही एंगल्स थे। उसमें से उसके 2 आगे को वो हुए, क्लासिफिकेशन हुई। पहला क्लासिफिकेशन है पैरेललोग्राम नाम का, दूसरा क्लासिफिकेशन है आपका ट्रेपेजॉइड नाम का। ट्रेपेजॉइड का फर्दर आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन पैरेललोग्राम के आगे को 2 क्लासिफिकेशन हुए, एक निकला रेक्टेंगल, दूसरा निकला रोम्बस। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। एक निकला यहाँ से रेक्टेंगल, दूसरा निकला यहाँ से रोम्बस, और रेक्टेंगल और रोम्बस से निकला फिर स्क्वायर। ऐसा आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि शायद स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर कैसे निकला, स्क्वायर की कुछ आदतें रेक्टेंगल से भी मिलती हैं, स्क्वायर की कुछ आदतें रोम्बस से भी मिल सकती हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि स्क्वायर आपका रेक्टेंगल भी बन जाता है, स्क्वायर आपका रोम्बस भी होता है, पर रोम्बस ना ही तो स्क्वायर कहलाया जा सकता और रेक्टेंगल भी स्क्वायर नहीं कहलाया जा सकता। ये है इसका पूरा मेन। ठीक है, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ओवर हो चुका है, पर इसको खत्म ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। चलो, ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहली चीज, अ स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ रोम्बस, a rectangle, a parallelogram,
अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर को आप चाहे तो रोम्बस बोल लो, चाहे तो रेक्टेंगल बोल लो, चाहे तो पैरेललोग्राम बोल लो, चाहे तो क्वाड्रिलेटरल बोल लो, स्क्वायर को सब कुछ बोला जा सकता है। बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को आप सिर्फ पैरेललोग्राम कह सकते हो और क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल ना ही तो कभी रोम्बस बन सकता, ना ही तो कभी स्क्वायर बन सकता, क्योंकि दोनों की साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की नहीं होती। फिर बात कर रहे हैं रोम्बस के बारे में, तो रोम्बस को भी आप सिर्फ पैरेललोग्राम ही कह सकते हो और क्वाड्रिलेटरल ही कह सकते हो। रोम्बस को ना तो स्क्वायर कह सकते, ना ही रेक्टेंगल कह सकते, मतलब ये इसमें कन्वर्ट, इसको हम इस तरह से नहीं बोल सकते। और पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम ना ही रेक्टेंगल कहा जा सकता, ना ही इसको हम रोम्बस कह सकते, ना ही इसको हम स्क्वायर कह सकते, इसको हम बस क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है। और ट्रेपेजॉइड को तो हम बस क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजॉइड और पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल से ही तो निकले हैं। तो इन चार लाइन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो है वो शायद कहीं ना कहीं जरूर काम में आएंगी, जो भी आपके एमसीक्यूज हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर देंगे फिर हम चलेंगे। वट इज दी बेस्ट नेम फॉर इट, आपको शेप दी है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे। पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। 2 प्रॉपर्टी बताई है, साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, आप इसका नाम बताओ। मैम रोम्बस। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस की बेटा सारी साइड मैम इक्वल होती है, ठीक है। पैरेललोग्राम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट कहा है ना, तो पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम बताओ। इसको तो प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत ही नहीं है, पर सुन लीजिए, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या नाम है इसका? मैम ट्रेपेजॉइड मैम और ट्रेपेजियम। ठीक है, बिल्कुल सही, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम कुछ भी कह लो। इसकी प्रॉपर्टीज है 4 इक्वल साइड, 4 राइट मैम स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, ये रोम्बस नहीं है क्योंकि रोम्बस में राइट एंगल्स नहीं होते, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। और उसके बाद ये मैम रेक्टेंगल। 4 राइट एंगल्स, मैम रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड, ठीक है, ये है हमारा रेक्टेंगल, मैम रेक्टेंगल। ठीक है, ठीक है। और ये मैम रोम्बस। मैम काइट। पहले सुन लीजिए, 4 इक्वल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, 2 ही क्वालिटीज है। मैम रोम्बस। मैम रोम्बस। एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा, तो रोम्बस होगा। तो बस यही था हमारा इसके बारे में। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रोम्बस और स्क्वायर के बारे में जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से सीखेंगे, फिर अपने चैप्टर के क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।